नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज के शो में बात उस महान दिग्गज राजनेता की, उस महान दिग्गज दार्शनिक की जिसने हमारे देश को संविधान दिया। जी हाँ, बाबा साहब अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर अब इस देश में जमकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर है, पंजाब के चुनाव भी अगले साल होने हैं। इन दोनों राज्यों में चुनावों में अगर किसी पार्टी को अपना दमखम साबित करना है तो उसके पास दलित वोट बैंक का खजाना होना चाहिए। और लगता है कि जैसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है, जिसके पास इस वक्त यूपी के 80 में से 71 सांसद हैं, उसको ये बात समझ में आ गई है कि अब की बार अगर अंबेडकर नहीं किया तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सरकार बनाना आसान नहीं होगा। शायद इसी के मद्देनजर, या ये कहें कि विरोधियों का यह आरोप है कि इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125वीं जयंती पर, जो कि 14 अप्रैल को बनाई जानी है, बाबा साहब अंबेडकर की, एक लंबा चौड़ा प्लान देश के सामने पेश किया है कि कैसे अंबेडकर की विचारधारा को, कार्यक्रमों को, नीतियों को घर घर तक, देश के कोने कोने तक लेकर जाना है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब हर हर अंबेडकर करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि इसके बगैर उसका बेड़ा पार इन दो बड़े राज्यों पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, जहां पर बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक है? या बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसको बाकी पार्टियों ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं और उनको साथ लेकर चलने से भला हो सकता है पार्टी का भी और इस समुदाय का भी? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि क्या सरकार ने योजना बनाई है कि किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का ये 125वीं जयंती को देश भर में उग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनाने वाली है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अब हर हर अंबेडकर। प्रधानमंत्री के साथ जो 65 मंत्री हैं, उन सब की भी अपने अपने क्षेत्र में वो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता और महान दलित नेता भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस है। पीएम मोदी उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में बड़ी रैली करेंगे। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का ऐलान करेंगे। लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार या बीजेपी ही नहीं है जो अंबेडकर को अपना बताने में जुटी है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को खुद से जोड़ रही है। उनकी अद्भुत प्रतिभा और काबिलियत को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। खुद डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात से हैरत में थे। और मनु के खिलाफ, मनु की सोच के खिलाफ सबसे बड़ी चोट जो शायद पिछले 3000 सालों में नहीं मारी गई, वो चोट अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मारी। केवल एक पार्टी ऐसी थी जो अंबेडकर को शुरू से ही इज्जत करती थी, वो समाजवादी लोहिया जी और जैन। तो अंबेडकर के लिए सभी पार्टियां सियासत के ट्रैक पर दौड़ी जा रही हैं। राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की तुलना अंबेडकर से कर रहे हैं। तो संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन ये बताने में जुटे हुए हैं कि असल में अंबेडकर तन मन से हिंदू ही थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि असल में हिंदुत्व के सबसे करीब है। ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने अंबेडकर पर पूरा अंक निकाला है और बताया है कि असल में लेफ्ट से उनका कोई लेना देना नहीं था। सुनिए आप भी। जबकि अंबेडकर को मार्क्स से जोड़ने या उनके नेतृत्व को जातिवादी समूहों से जोड़ने की घिनौनी कोशिश की जा रही हो, तब उनकी सर्वमान्य विरासत को विकसित करने की जरूरत है। हमें उन ताकतों को ये याद दिलाने की जरूरत है कि भले ही बाबा साहेब ने हिंदुत्व के दकियानूसी विचारों की निंदा की हो, लेकिन जब उन्हें दूसरा पथ मिला तो वो विदेशों में जन्मी यहूदी धर्मों या बांटने वाली विचारधाराओं की तरफ नहीं गए। उन्होंने बुद्ध का पथ चुना, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक आत्मा से परिचित थे।
तो अंबेडकर और उनकी विचारधारा पर कब्जे की लड़ाई का सिलसिला चल रहा है। लेफ्ट, राइट, सेंटर सब अपने हिसाब से अंबेडकर की नई परिभाषा गढ़ने में जुटे हैं। इन सब के बीच बीजेपी और केंद्र सरकार आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में कूदी है। दलित वोट और अंबेडकर के नाम पर कब्जे की लड़ाई के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी का आक्रामक अंबेडकर प्लान दलितों को लुभा पाएगा? तो हमारा आज का बड़ा सवाल एक बार फिर से सुनिए। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का आक्रामक अंबेडकर प्लान दलितों को लुभा पाएगा? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखें और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। ट्विटर के जरिए #HTP और #अम्बेडकर का सहारा के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय और सुझावों का मुझको इंतजार रहेगा। अब मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त इस बड़ी डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रीटा बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ हैं। BSP के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम साहब अभी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। जाने माने समाजशास्त्री और प्रोफेसर विवेक कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और संघ विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 30 सेकंड के ओपनिंग रिमार्क और फिर उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाकर अंबेडकर जयंती पर 125वीं जन्म शताब्दी पर आपको लगता है कि इसके जरिए आप दलितों को लुभा पाएंगे, समझा पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे? देखिए, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य न किसी को लुभाना है, न कोई वोट बैंक बढ़ाना है। दलितों को वास्तविक एम्पावर करना है ताकि अंबेडकर जी का स्वप्न साकार हो सके। जैसे स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में सारे बैंकों से कहा गया है कि एक SC और एक वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाना है, यानी 1.25 लाख के करीब SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। ये होता है वास्तविक। और प्रतीकात्मक में जो है 125वां वर्ष है, वहां पे संविधान के विशेष संसद के विशेष सत्र से लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं जिस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 30 सेकंड में विवेक कुमार जी मैं आपका जवाब चाहूंगा। अभी सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी को, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो एक लंबा चौड़ा प्लान आज बताया है कि अगले 10 दिनों तक जो कार्यक्रम होने वाला है, इससे फायदा मिलेगा दलितों को या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, जैसे देखिए सुधांशु जी ने बहुत सही बात कही है कि एक तरफ सांकेतिक है और एक वास्तविक है। तो ये तो समय बताएगा कि वास्तविकता में दलित समाज को फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे जो कमी लग रही है वो है स्वप्रतिनिधित्व की। हर तरफ प्रधानमंत्री जी का जाना और दलितों का न दिखाई देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके स्वप्रतिनिधित्व की कमी दिखाई पड़ रही है। जब तक दलित स्वयं अपने आप नहीं बोलेगा, अपनी बात नहीं करेगा, तो वह एम्पावर्ड महसूस नहीं ठीक है। 30 सेकंड मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक जी मैं लौटूंगा, 30 सेकंड हो गए, माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूं। एक एक रिएक्शन सबसे ले लो, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी, भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि अंबेडकर की नीतियों को हम सबसे अच्छा मानते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने आप को सबसे अच्छा दलित प्रेमी बताते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी आपके वोट बैंक को आपसे छीनने की कोशिश कर रही है? जो भी थोड़ा बहुत वोट बैंक आपके पास दलितों का बचा है, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, विशुद्ध राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, वो भी चुनावी राजनीति, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब कोई ना कोई नया शोषा आता है। 2014 में पटेलों को और पिछड़ों को ललायित करने के लिए प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड बन गए और सरदार पटेल जी को निकाला। इस बार वो भीमराव अंबेडकर जी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए कोई आस्था का विषय नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ये केवल विशुद्ध राजनीति है और इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सच है दलित इन पे विश्वास। ठीक है, 30 सेकंड। सुधींद्र भदौरिया आपकी राय, क्या BSP जो कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को पेश करती है, वो चिंतित है क्योंकि आज बीजेपी अंबेडकर साहब पर इतना बड़ा एक राष्ट्रीय प्लान पेश करने की कोशिश कर रही है? सुधींद्र भदौरिया। देखिए, इन भारतीय जनता पार्टी हो या इस तरह की अन्य पार्टियां हो, इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बाबा साहब का एक बहुत लंबा इतिहास है।
इन्हीं लोगों ने, अगर वास्तव में बाबा साहब में यकीन था तो ये रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने होते, पर इन्होंने बाबा साहब के विचारों को ही नहीं बल्कि यहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में भगवा झंडा वाले लोगों ने उनकी एफिजी जलाने का काम किया। ये केवल छद्म वेश डालकर आज बाबा साहब का नाम लेकर लोगों को 30 सेकंड मैं लौटूंगा सुदीन जी आपके पास, एक एक रिएक्शन और ले लूं। गौतम साहब, राजेंद्र गौतम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा आम आदमी पार्टी की क्या सोच है इस पूरे मामले पर। राजेंद्र गौतम से संपर्क टूट गया, लेकिन हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राकेश सिन्हा साहब, आपने कांग्रेस की बात सुनी, आपने बीएसपी की बात सुनी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने राइटिंग और स्पीचेज में जब आलोचना की तो कांग्रेस की, महात्मा गांधी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, हिंदू महासभा की, अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने आलोचना नहीं की। वे संघ के कैंप में पुनः आए थे। संघ और भारतीय जनता पार्टी या जो संघ परिवार है उससे बाबा साहब अम्बेडकर का एक आत्मीय संबंध है। उसी का परिणाम है कि आज जिस तरह से महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा निकालकर एक बड़ी क्रांति की थी देश में, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान का नारा देकर एक बड़ा अभियान। ठीक है, आपके सेकंड पूरे में। अब राजेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। गौतम साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बीजेपी ने लंबा चौड़ा प्लान किया है अंबेडकर साहब की जन्मदिन मनाने के लिए 125वां। आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? हेलो जी गौतम साहब। जी बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर साहब का नाम याद करने पर दलित वोटों का फायदा पहुंचेगा, या बीजेपी वाकई में सीरियस है दलितों के उत्थान के लिए? साफ आवाज नहीं आ रही है। चलिए छोड़िए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आप दोबारा फोन मिलाया जाए। हम डिबेट को ओपन करते हैं, बार बार फोन एक ही सवाल को रिपीट करने का फायदा नहीं है। मैं डिबेट को ओपन करता हूं सीधे तौर पर। सुधांशु त्रिवेदी, आपने बातें सुनी कांग्रेस की भी और बीएसपी की भी। मैं आपसे चाहूंगा, आप जो बात कही सुदीन भदौरिया जी ने, अगर इतनी ही चिंता थी दलितों की तो रिपब्लिकन पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आप लोगों ने? देखिए, ये तो बड़ा एक विचित्र सा प्रश्न है कि किसने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की है, किसने ज्वाइन की। ये तो प्रश्न वो उनसे उठाना चाहिए जो लोग उस जमाने में सत्ता में थे। कांग्रेस के जमाने में वो मंत्रिमंडल से हटे, और क्या उनको उनकी पराजय को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे प्रचार करने के लिए? क्या जब डॉक्टर अंबेडकर ने कामगारों की कार्य सीमा 8 घंटे तय करवाई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध नहीं किया था? खैर, उसको तो छोड़िए, हम दूसरे की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान महू को यदि स्मारक बनाया तो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने, नागपुर की दीक्षा भूमि को भव्य स्मारक बनवाया तो 1995 से 2020 में एनडीए की भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार में अलीपुर रोड स्थित बंगला, जिसमें कि अंतिम श्वास ली उन्होंने, उसको यदि खरीद कर स्मारक बनवाया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने। और हमारी ये सरकार आने के बाद लंदन का जो उनका बंगला था, जिसमें मकान जिसमें वो रह के पढ़े थे, उसे स्मारक बनाने का काम किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी की। सुदीन भदौरिया, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अगर वास्तव में इनको बाबा साहब में यकीन होता तो ये उस विचार को जो ये कहता था कि ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, इन लोगों के इस विचार को इन लोगों ने दरकिनार किया होता, मनुवाद को दरकिनार किया होता, पर इसको वो आत्मसात किए हैं और खाली एक आडंबर बनाना चाहते हैं बाबा साहब के नाम को लेकर, कहीं कुछ झंडा और कुछ तस्वीर लगाकर। देश के दलित, पिछड़े, गरीब, निर्धन लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, इनके पृष्ठभूमि को जानते हैं और इनको बिहार में जिस तरह का जवाब दिया वैसा ही जवाब पूरे देश में बीजेपी को मिलेगा। आपकी बात पे सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज सुधीर जी, एक चीज सुधांशु जी जवाब देंगे आपकी बात का। आप अपने आप को बीएसपी सबसे बड़ी दलित की पार्टी मानती है। आज आप देखते हैं लोकसभा में क्या स्थिति है, सबसे अधिक दलित सांसद अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और बीएसपी की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। 66 एमपी है बीजेपी के पास जो दलित हैं, 131 सीटें हैं दलितों के कोटे की, आधे से भी ज्यादा। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आप दलितों की सबसे अच्छी हितैषी वाली पार्टी थे तो आपकी पार्टी की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में क्यों हुई? सुधीर जी।
देखिए, चुनाव के अंदर किसको कितना वोट मिलता है, कौन कितनी सीट लाता है, बाबा साहब तो खुद स्वयं चुनाव हार गए थे इस देश के अंदर। इस देश में मनुवादी ताकतें हमारे खिलाफ हैं। तो फिर आप हम बिहार जानते की हैं बात चुनाव करके में बीजेपी को क्यों दबा रहे थे? पर मैं अभी बता दूं, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश जागृत हो रहा है, और इस समय देश के अंदर बाबा साहब के विचार को लेकर सारे हाथों में लेकर देश की जनता उठ खड़ी हुई है। नहीं। इसलिए आने वाले दिनों सुधांशु जी, में रीटा बाबा जी साहब सब का जवाब नाम दे रहे हैं। पूरे देश में लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुधांशु जी, आपने 3-4 बातें गिनाई कि महू में ये किया, दीक्षा भूमि में ये किया, लंदन में ये किया, ये सब तो प्रतीकात्मक हुआ, ये तो सिंबोलिज्म हुआ, जिसके लिए आपकी पार्टी की, आपके नेतृत्व की आलोचना बहुत होती है कि आप सिंबोलिज्म की राजनीति में विश्वास करते हैं। मेरा सवाल ऐसा है, आज की तारीख में अंबेडकर को गले लगाना चाहिए या दलितों का उद्धार करना चाहिए, दलितों की भलाई के लिए स्कीम बनानी चाहिए? सिर्फ प्रतीकात्मक चीजों से कैसे काम चलेगा? सुमित जी, मैंने अपने 30 सेकंड के पहले ही वक्तव्य में कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया का कार्यक्रम लिया है, उसमें तो हर बैंक की शाखा को निर्देश है कि एक दलित जरूर इंटरप्रेन्योर बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब 1.25 लाख नए दलित इंटरप्रेन्योर्स आने वाले वर्षों में खड़े होंगे। यह हमारा वास्तविक कार्य है। आप ये समझिए कि ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है। इसलिए हमने कहा नोशनल और रियलिस्टिक दोनों संदर्भों में हमारी सरकार काम कर रही है और रियल में करके दिखाया। और मैं जवाब देना चाहूंगा सुदीन भदौरिया जी ने जो कहा, देखिए मनुस्मृति की बातों को लेकर बहुत सारी बातों का ये लोग प्रचार करते हैं। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी द अनटचेबल्स 1948 में, उसकी पृष्ठ संख्या 99-100 के आसपास पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या लिखा है कि मनु एरा में अनटचेबिलिटी वैसी नहीं थी। कालांतर में उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी चीजें बाद की शताब्दियों में, 4वीं और 5वीं शताब्दी के बाद भारतीय समाज में यह बात ज्यादा उभर कर सामने आती है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बसपा की सरकार बनी तो मायावती जी ने अंबेडकर जी की मूर्तियां ज्यादा लगवाई या अपनी मूर्तियां ज्यादा लगवाई, वो भी पर्स के साथ? तो किसका क्या कमिटमेंट था वो तो अलग है। और रही बात इन्होंने जो नारे की बात कही है, इसी अन्याय के खिलाफ, अरे अन्याय भी सुन लीजिए मान्यवर, आपने जिस नारे की बात कही उस नारे का कोई भाजपा से लेना देना नहीं है, मगर आपकी पार्टी के नारे जिस ढंग से बदलते हैं वैसे नहीं बदले। एक दौर का नारा क्या था? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा था कि नहीं? और जब आपके राजनीतिक हित बदल गए तो नारा क्या हो गया? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये कलाबाटी खाने वाली पार्टी को कम से कम उपदेश देने का हक नहीं है कि अपने राजनीतिक हित के लिए। पता चलेगा त्रिवेदी जी आपको थोड़े दिन में। अरे भाई मैंने आपकी पार्टी के 2 नारे बताए, क्या सच्चाई है। देखिए सुधीर जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, आपकी पार्टी के 2 नारे बताए, बताइए दोनों आपकी पार्टी ने एक दौर में लगाए कि नहीं? पार्टी तो संघर्ष करके आपने मान्यवर काशीराम जी का भी तिरस्कार किया, आपने बाबा साहब का तिरस्कार किया, आज तक आपने मान्यवर काशीराम जी को सुधींद्र भदौरिया जी, इसीलिए क्योंकि आपके मन में हम लोगों के प्रति एक तिरस्कार का भाव है, आपके मन में हमारे लिए अरे सुधींद्र जी, सुधांशु जी बाकी मेहमान भी हैं, हमारी बातों को नहीं। सुधींद्र जी, सुधांशु जी बाकी मेहमान भी हैं। मान्यवर काशीराम के लिए भी भाई देखिए, जब आप बोल रहे थे मैंने कोई सुधींद्र जी, सुधांशु जी बाकी, एक मिनट सुधांशु जी। नहीं सुमित जी, मैं एक वाक्य तो जरूर कहूंगा। अरे बाकी तो छोड़िए, मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, वो तो छोड़िए। 1995 में जब उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, किसने बचाया आके? संघ और भाजपा ने। और सुधीर भदौरिया जी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मायावती जी खुद बयान दे चुकी है कि यदि उस समय भाजपा के लोग नहीं आते। वक्त बदलता है, राजनीति बदलती है और राजनीति की चाल बदलती है। ये बीजेपी और बीएसपी एक जमाने में गठबंधन में रहे हैं, 3-3 बार सरकारें साथ साथ चलाई हैं, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। अब अपने अपने हिसाब से राजनीति करिए। लेकिन रीटा जी मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब के नाम पर आपको लगता है कि इतनी बड़ी राजनीति कर रही है विशुद्ध रूप से, तो ये स्कोप आपने छोड़ा क्यों? आपने इस देश के दलितों का उद्धार क्यों नहीं कर दिया 65 सालों में, जो आज इस तरह की राजनीति करने की बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक विंडो खुला छोड़ दिया आपने, और बीजेपी वहां पर जाकर दलितों को समझाने की, लुभाने की, जिस भाषा में बोल लीजिए वो कोशिश कर रही है। रीटा जी देखिए, ये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी बातें सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि स्टैंड अप करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, अगर आप कांग्रेस के राज्यों का इतिहास उठाएंगे तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या अन्य सरकारें हो, सब जगह दलितों के, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को बढ़ाने के लिए
बहुत प्रयास किए गए। पिछली सरकार में, यूपीए के सरकार में स्पष्ट निर्देश था कि 30% से ज्यादा जो खरीदी सरकार की होगी वो दलितों के या दलित एंटरप्रेन्योर से होगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी था। अब मैं इनसे पूछना ये चाहती हूँ, हमने तो 50,000 जो रिक्तियां थी केंद्र सरकार में दलितों की, उनको भरा। कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें एलपीजी का, उन्हें पेट्रोल पंप्स में आरक्षण प्रदान किया। तो और जिस संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया उसमें 99% कांग्रेस के ही सदस्य थे जिन्होंने किया। तो ये बात कहना कि इन्होंने क्या, जो लेबर लॉज बने, कानून बने, श्रम के कानून बने, हमारी जो नीतियां बनी, चाहे वो मनरेगा को ले लिए, चाहे टेस्वर को, अन्य लीजिए, हर एक को गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए थी। तो ये कहना गलत है। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एक सवाल का जवाब तृष्णा दिखाती है। एक सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी मृत तृष्णा दिखाती है। ठीक है, आपको बात, आप इल्जाम लगाइए, आपका काम है राजनीतिक तौर पर विरोध करना। विवेक कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले रीटा जी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि रोहित वेमुला और बाबा साहब अम्बेडकर की उनको तुलना करनी पड़ती है? एक तराजू में रख देते हैं रोहित वेमुला को बाबा साहब अम्बेडकर के। क्या वो बयान जो कल दिया गया वो उचित था, जायज था, ठीक है? देखिए, गांधी जी, महात्मा गांधी एक संघर्ष के प्रतीक थे, और जो भी व्यक्ति उनके मार्ग पे चल के संघर्ष करना चाहता है वो निश्चित रूप से उसमें गांधी का अंश है। क्यों नहीं होगा अंश? वेमुला में महात्मा गांधी का अंश क्यों नहीं होगा, जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, दलित शोषण के खिलाफ, जो गरीब छात्रों के अधिकार के को पाने के लिए अगर वो खड़ा होता है, तो मैं कहती हूँ महात्मा गांधी के एक अंश को वो जीवंत करता है। अम्बेडकर से तुलना की, अम्बेडकर से, महात्मा गांधी से नहीं। रीटा जी, सवाल यहाँ, सॉरी, हाँ चलिए, महात्मा गांधी अम्बेडकर दोनों एक ही, मैं दोनों को पर्याय मानती हूँ, अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इनका जो आरएसएस पूरी तरह से सरकार में घुसी हुई है, सारे इनके मंत्री आरएसएस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस के हैं, आज आरएसएस का छाया हुआ रूप। इनका थिंक टैंक क्या है? इनका मेन बुक कौन सी है? बंच ऑफ थॉट्स। वो रेसिस्ट है, वो कास्टिस्ट है, वो नस्लवाद को और वो जातिवाद को बढ़ावा देती है, उसको सही मानती है, वो मनुवादी संस्कृति को सही मानती है। उसके लिए भारत का जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं वर्ग पे नहीं, वो वंश पे, वो कहीं ना कहीं आपके नस्ल पर। राकेश सिन्हा जवाब देना चाह रहे हैं। रीटा जी, आज तक आपने संघ पर हमला किया है, आरएसएस के नेता प्रवक्ता प्रोफेसर राकेश सिन्हा अभी सुधांशु जी ने एक बार नहीं कहा कि हम उस बात से हटते हैं। रीता जी, ये कहना कि वो गलत। रीता जी, मैं आपका जवाब दे दूं। राकेश जी की बात का जवाब विवेक कुमार जी देंगे। रीता जी की अज्ञानता पर मैं तो नहीं बोलूंगा, बंच ऑफ थॉट्स एक बार पढ़ लें। राहुल गांधी को फॉलो नहीं करेंगे तो उनका भी स्तर गिर जाएगा। दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर टिप्पणी मत मुंबई करिए से प्लीज। चुनाव लड़ रहे थे। मैंने आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी अरे नहीं की। बाबा, आप बहुत ज्ञानी मैं व्यक्तिगत, आप अपने ज्ञान का नहीं, आप व्यक्तिगत आप बंच ऑफ प्रहार नहीं करेंगे। मैं इसको स्वीकार नहीं बंच ऑफ थॉट नहीं, आप स्वीकार मत कीजिए, लेकिन आप बंच ऑफ नेशनहुड रीडिफाइंड एंड बंच ऑफ थॉट्स आपकी सबसे बड़ी वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, और आप मुझे कह रहे हैं कि उसमें नस्लवाद को और जातिवाद को सही नहीं ठहराया गया। जी जवाब सुन लीजिए, जवाब दे रहे राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा जवाब ये तो ऐसा हुआ, विराट मनुष्य के अंश। ये तो ऐसा ही, राकेश जी बोलिए। ये तो ऐसा हुआ कि मैं कह दूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के डिसइंटीग्रेशन की बात कही गई है। वही बात ये बंच ऑफ थॉट्स के बारे में कर रही है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे अनर्गल बातों पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर साउथ बंबई से चुनाव लड़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार उनको चुनाव हराने के चुनाव प्रचार में गए, 2 बार। एक प्रधानमंत्री का 2 बार जाना, उन्होंने चुनाव हराया। उनकी पत्नी का नैरेटिव पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा में नहीं पहुंचे, राजनीति उनकी रुचि का विषय था। उनकी मृत्यु के नजदीक जाने का एक बहुत बड़ा कारण मुंबई से चुनाव हारना हुआ। जानते हैं, जनसंघ, सोशलिस्ट, जयप्रकाश नारायण, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के चुनाव में उनके साथ खड़े थे। सिर्फ कांग्रेस उन्हें वहां पहुंचने नहीं देना चाहती थी लोकसभा में। जवाब दीजिए रीता जी। दूसरा सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में आज भी अस्पृश्यता है। आप सुन लीजिए पहले,
पार्लियामेंट में कौन लाया? अरे कौन? आपकी तो हैसियत वो ही नहीं थी विवेक जी दामन में जवाब कुछ दे करने देंगे। की। वो आप विवेक खड़े होकर क्या दे रहे थे? वो विवेक आप खड़े होकर क्या दे वो रहे थे? विवेक जी जवाब दे आपके देंगे। पास तो किस व्यक्ति ने- 0.1% वोट भी नहीं था। आप कौन सा सुमित जी, अपना सुमित जी, बयान कर रहे हैं? जी सुमित जी ये क्या कर रही हैं? ये डिबेट राकेश कर रही जी, है या वो हमला बोल रही है? राकेश जी, आप ही ने मैं सवाल अपनी एक पूछा था, वो छोटी सी जवाब दे रही थी। चलिए अब आप अगला अपनी बात पूरी नहीं, करिए। 30 सेकंड में मैं 30 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। विवेक जी उसका जवाब देंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके इस्तीफा देने पर बाबा साहब अंबेडकर आए। विवेक जी बता देंगे अच्छी तरह से, ज्यादा ऑथेंटिक होगा। मैं कहूंगा तो बोलेंगे गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस उनको संविधान सभा में आने देने से रोकना चाहती थी। किस व्यक्ति के इस्तीफा देने के बाद वो आए? दूसरी बात, मैं सुधींद्र भदौरिया जी से कहना चाहता हूं, कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग रिपब्लिकन पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किए? तो मैं आज उनको स्वागत करता हूं, कभी टेलीविजन पर घोषणा कर दें कि बहुजन समाज पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी हो गया है। और मैं राहुल गांधी के उस बयान की निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला की तुलना बाबा साहब अंबेडकर से की है। बाबा साहब अंबेडकर अतुलनीय है। संविधान सभा ने एक स्वर से एक नजीरुद्दीन अहमद को छोड़कर संविधान सभा के एक सदस्य ने बाबा साहब को कहा अनपैरेलल जीनियस है, अनपैरेलल जीनियस है। और मैं बता दूं, सुन लीजिए, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी, अंतिम बात में कहकर समाप्त करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका चले गए, 2 दिल्ली से बाहर थे, एक स्वास्थ्य खराब के कारण संविधान सभा में नहीं आते थे। अकेले संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में गोवर्धन पर्वत को उठाया बाबा साहब अंबेडकर ने। सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो राष्ट्र पुरुष हैं। और इसी रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको देख रहा है। और इसी रूप में मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि माननीय मोहन भागवत जी ने जो अपील की है वो कागजी अपील नहीं है। एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। हम 3 सालों में दिखा देंगे कि हिंदुस्तान की तस्वीर। चलिए मैं चाहूंगा प्रोफेसर विवेक कुमार जवाब दें। प्रोफेसर विवेक कुमार राकेश सिन्हा की बात का जवाब दें। प्रोफेसर विवेक कुमार, रीटा जी प्लीज, अच्छा खासा डिबेट चल रहा है, करके बात करते हैं। विवेक कुमार जी, उसके बाद गौतम साहब। सुमित जी, नो सॉरी सुमित जी, आई डोंट वांट टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट, वेरी सॉरी। मैं इस डिबेट में भाग नहीं ले सकता हूं। कृपया करके आप जारी रखिए, मैं बैठा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया, जान सकता हूं मैं सर? क्या हुआ विवेक कुमार सर? आई एम सॉरी, आप आधा घंटा हो गया है और आधा घंटे में मैं 30 सेकंड बोला हूं और ये आप डिबेट चला रहे हैं। मैं इसीलिए नहीं आपके पास आता हूं और आज बड़ी मुश्किल में मैं आया और आपने देख लीजिए, आज भी वही जातिवाद आपके टेलीविजन पे झलक रहा है कि 30 सेकंड में बोला हूं 30 मिनट में। ये आपका जातिवाद दिखाता, इसीलिए मैं नहीं आता हूं आपके टेलीविजन पर। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू बी पार्टिसिपेटिंग योर डिबेट। थैंक यू वेरी मच। आप जवाब देना चाहेंगे प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी की बातों का? आई एम सॉरी सुमित जी, आप ज्यादा देखिए, आप ज्यादा वो मत कीजिए मुझसे बहस, प्लीज आप जाइए। नहीं राकेश जी, आप भी देखिए ना, 30 सेकंड बोला हूं 3 मिनट में। ये इज्जत करते हैं एक प्रोफेसर की बैठा करके, इससे बड़ा जातिवाद और क्या हो सकता है? अब आप विवेक जी, आप बोलिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले पूछा मैंने आपसे, एंड मैं आपको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूँ। आपने 30 सेकंड दिए 30 मिनट में। विवेक साहब, यू आर नॉट डिफेंडिंग, यू कैन नॉट डिफेंड। विवेक साहब, जनता देख रही है 30 मिनट में 30 विवेक सेकंड साहब, विवेक साहब, एक डिबेट का फॉर्मेट चल रहा है, 2 आपस में बात कर रहे हैं लोग, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, मैं आप फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेकंड देंगे, आप फॉर्मेट चलाएंगे। अरे तो आप बोलिए ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं मैं आप बात करना चाहते कि नहीं चाहते? मैं एंकर के विवेक जी, के जवाब क्वेश्चन का, विवेक जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एंकर के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूं। एंकर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं बीते आधे घंटे का डिबेट देखकर। मेरे पास हाथ में है जो फेसबुक पे और ट्विटर पे IBN7 के हैंडल पे, ऑफिशियल हैंडल पे लोग बाग लिख रहे हैं। 2 अलग अलग राय हैं। विवेक कुमार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। एक दर्शक हमको ये लिखते हैं कि मोदी जी ने ये प्लान सिर्फ 2017 को नजर में रखकर बनाया है, इस प्लान के बाद वो अंबेडकर का नाम भी नहीं लेंगे। एक राय ये है। दूसरी राय है, ये राय महेश कुमार की। एक राय है गोपाल सहाय की कि दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी रही है, नेहरू ने हमेशा दलितों को अपमानित ही किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दलितों के लिए सबसे भली, अच्छी और सुलझी हुई पार्टी कौन है जो दलितों के उद्धार को लेकर काम करती रही है? विवेक कुमार जी।
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी लगातार और जिस तरह से काम किया जाता है वो नहीं करती है। और आप सभी लोग कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति में हैं। उन लोगों ने कोई ये सोशल वाली दुकान नहीं खोल, एनजीओ नहीं खोल रखा है, वो राजनीति कर रहे हैं। इसमें बुराई नहीं है कि वो राजनीति करें, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से राजनीति हो रही है, ये सबको पता है। हाँ, लेकिन बड़ी ओछी राजनीति हो रही है कि सबको पता है। राजनीति तो वो होती है कि आदमी काम करे और पता भी ना लगे, लेकिन इस प्रकार खुला खेल फरुखाबादी नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस राजनीति को बुरा इसलिए मान रहा हूं कि ये बड़ी खुले रूप में बहस चल रही है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस ने जिस तरह दलितों को किया है उसका हश्र आप तमिलनाडु में देखिए, उसका बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, हरियाणा में देखिए। तो जो अगर केवल और केवल सांकेतिक रूप से दलितों को प्रयोग करेगा उसका हश्र यही होगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यह सांकेतिक, जब मायावती जी पार्क बनाती हैं, मूर्ति लगाती हैं, तब लोग ये कहते हैं कि पैसा खर्चा हो रहा है, इसमें तो स्कूल खुल जाते, दलितों के लिए जो है रोजी रोटी आ जाती। लेकिन जब वही भाजपा आज कर रही है, जब वो मूर्ति लगाती है, जब वो उनके नाम से कोठियां बनाती है, मकान खरीदती है, तब कोई बुद्धिजीवी यह नहीं कह रहा है कि इतने में तो उन लोगों को रोटी मिल जाती, उन लोगों के लिए स्कूल खुल जाते। तो ये जो विरोधाभासी स्थिति है, इस पूरे दानीश्वर की मुझे लगता है बहस कहीं और होनी चाहिए कि वास्तविकता में जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार हैं। मैं एक केवल सुधांशु जी से गुजारिश करूंगा कि प्रोन्नति में आरक्षण लगवा दें, बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। एक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया विवेक कुमार जी, या मैं अगर आपके जवाब से गलत रेफरेंस निकाल रहा हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दलितों के शुभचिंतक की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। मुझे ये लगा कि आप शायद ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी सबसे अच्छी पार्टी है, या आपका मन में कुछ और है? साफ साफ बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल, वो तो अगर मैं इशारा क्यों करूंगा, बहुजन समाज पार्टी के अंदर नुमाइंदगी को लेकर के देखिए ना, रिप्रेजेंटेशन को, उसका चीफ मिनिस्टर दलित होता है। आपके यहां एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी आरक्षित का, उसको एम्पावरमेंट एंड जस्टिस मिनिस्ट्री मिलनी है। एक आपके पास जो है प्रवक्ता है, उसको कभी आने नहीं दिया जाता। आज प्रवक्ता बाबा साहब अंबेडकर के महोत्सव के दिन दलित प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये क्या विडंबना दिखा रहा है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व दलितों को कब मिलेगा? अगर वास्तविक प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी दे रही है तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। देखिए, मैं जितने भी लोगों ने पूछा, मैं सबके सारी बातों का एक एक करके जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि साहब हम जो स्टैंड अप इंडिया कर रहे हैं वो केवल दिखाने के लिए है। तो मैं रीता जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार के जमाने में तो निर्देश गया था कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में बैंकों के लोन माइनॉरिटीज को दिए जाएं, और हमारे यहां क्या निर्देश गया है कि हर ब्रांच से एक एक एससी को दिया जाए, क्योंकि आपकी सरकार का मंतव्य यह था जो मनमोहन सिंह ने बोला था, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हमारा है कि दलित, पिछड़े, वुमेन, दलित, वंचित, शोषित का अधिकार होना चाहिए। अब दूसरे पे आइए भाई, रोहित वेमुला की जो तुलना अंबेडकर से करते हैं, जो राकेश सिन्हा जी ने कहा, मैं बिल्कुल कहता हूं, इसकी मैं बिल्कुल तीखी आलोचना करता हूं। रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई दुखद थी, दुखद परिस्थितियों में हुई, पर आप कैसे डॉक्टर अंबेडकर से उसकी तुलना कर सकते हैं? अरे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या अपमान नहीं सहा, क्या क्या तिरस्कार नहीं सहा, और उसके बावजूद क्या कभी वो टूटे? नहीं टूटे, उन्होंने व्यवस्था को बदल के तोड़ के रख दिया। ऐसे विराट व्यक्तित्व की तुलना में यदि आप किसी ऐसे बच्चे से करने लगेंगे जो परिस्थितियों से बेबस होकर आत्महत्या कर लिया, आप कैसी तुलना कर रहे हैं भाई? कम से कम कांग्रेस को कुछ तो इस बारे में कुमार बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, अब दूसरी बात सुनिए, जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। रुकिए, मुझे जवाब दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, मैं एक सीक्वेंस से बोलूं, फिर जवाब दिया जाए। और मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे भाई वो मनु के जमाने से पिछले 3000 साल से जो हुआ, पहली बार चुनौती दी है। भाई ये 3000 साल का जो ये वामपंथी इतिहास है, आप क्यों पढ़ाते हैं? मैं कहता हूं हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। दोनों के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास। दोनों के दलित हैं, और पिछले 400 वर्षों में दादू, कबीर, रैदास, नामदेव,
पूज्य संत हुए कि नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी को यह इतिहास नहीं पता है। और विश्व के ज्ञात इतिहास में यदि निचली जाति का व्यक्ति पहली बार पूरे विश्व में कहीं राजा बना है तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत में बना। इसलिए अब वो इतिहास की बात छोड़ दीजिए। अब आप आइए मूर्ति के ऊपर। हमें मूर्ति पे आपत्ति नहीं थी कि दलितों की मूर्ति न बने। एक परंपरा है मान्यवर कि कोई भी शासक अपनी मूर्ति अपने टाइम में नहीं लगाता। ये राजशाही और सामंती मानसिकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उचित नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी मूर्तियां लगवानी शुरू की तो हमारा विरोध था। दूसरी बात, दलितों का प्रतिनिधित्व बसपा करती है, बहुत अच्छी बात है। एक दलित का चेहरा मायावती के अलावा बसपा के पोस्टर पे दिखा दीजिए। कोई मायावती के साथ बगल में दलित बैठ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। अन्यथा मैं कहूंगा दलितों के अंदर मनुवादी व्यवस्था की प्रतीक मायावती है। चेहरा दिखेगा तो मेरा, मूर्ति दिखेगी तो मेरी, और मेरे बगल में कोई बैठ नहीं सकता। यह दलित विचार का विमर्श नहीं हो सकता। देना चाहूंगा। बोलिए सुदीन जी, विवेक जी, आप दोनों एक तरफ से हैं। बोलिए सुदीन जी, पहले आप बोलिए। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए बोलिए ना। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ये पूछना चाहता मैं ये बात कर रहा हूं कि पहले शीर्ष लीडर होता है सुधींद्र जी पहले आप आक्षेप किया है, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। पहले सुधींद्र जी फिर विवेक कुमार जी। पहले सुधींद्र जी। देखिए ऐसा है, मान्यवर काशीराम जी की अंतिम विल थी। मान्यवर काशीराम जी ने जितना त्याग तपस्या इस देश के अंदर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के निर्धनों के लिए किया है, ये एक ऐतिहासिक काम किया उन्होंने। उनकी ये विल थी कि जब यहाँ पर इस तरह का एक स्मारक बने, उसमें मायावती जी ने उनके साथ मिलकर इस काम को किया था। इसलिए ये मूर्तियां लगाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो प्रतीकात्मक बातें ये जो करते हैं, ये कभी इन्होंने केवल रोहित वेमुला नहीं बल्कि इन विवेक कुमार प्रोफेसर, इस तमाम तरह के लोग जो अंबेडकर बाबा साहब को मानते हैं या मान्यवर काशीराम को मानते हैं या इस विचार को, महात्मा फुले के विचार को मानते हैं, उन पर इन लोगों ने प्रहार किया, उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर पत्थर फेंकने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, देश भर में हो रहा है। इसलिए इनके खिलाफ एक माहौल है देश के अंदर और लोग समझ गए हैं इनकी मानसिकता को और इसीलिए उसका कड़ा जवाब देना चाहते हैं। दलितों में मनुवादी मानसिकता की परिचायक मायावती हैं। विवेक कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप इस आरोप का जवाब दीजिए। ये सुधांशु जी के आरोप का जवाब दीजिए विवेक कुमार जी। मुझे लगता है सुधांशु जी केवल वाक्य में बोल रहे हैं। अगर मनुवाद की बात जहां तक है तो किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी शीर्ष लीडर, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 80-80 साल के लीडर जिनके कंधे पर बैठ करके भाजपा यहां तक पहुंची, आज उनका क्या आश्रय है? तो मैं कंपेयर अगर करूंगा तो आपने जो है शीर्ष लीडरों को कहां पर बैठा रखा है, तो अब मनुवाद का पराकाष्ठा कहां जा रही है? तो किसी भी दल के शीर्ष लीडर के बगल में बैठ करके कितने लोग चाय पीते हैं, ये मुझे सुधांशु जी बताएं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी भी दल के अंदर आप देख लीजिए, क्या केजरीवाल से लोग मिल पा रहे हैं? क्या मोदी जी से मिल पा रहे हैं? क्या सोनिया गांधी से मिल पा रहे हैं? तो वो भी एक शीर्ष लीडर हैं। अगर वो लोगों से ही केवल मिलती रहेंगी तो पार्टी कब चलाएंगी? तो ये बचकानी बात है। मुझे लगता है कि इसमें कोई तथ्यात्मक ठोस आधार नहीं है उनको खारिज करने। ठीक है, गौतम साहब आम आदमी पार्टी के विधायक काफी देर से मेरे साथ हैं। राजेंद्र गौतम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पूरी डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आपको लगता है कि बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की ये जो आपस में होड़ मची है दलित वोट बैंक को अपने साथ लुभाने की, इसमें आम आदमी पार्टी काफी पीछे छूट गई है? नहीं, पीछे छूटने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के सोचते हैं। हम समझते हैं कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है किसी के विकास का। इसीलिए हमने दिल्ली में शिक्षा को प्राथमिकता दी है और शिक्षा में हमने 106% जो बजट बढ़ाया, बहुत सोच समझ के किया है। क्योंकि बात करना आसान है, राजनीति करना आसान है, लेकिन इस समाज का सच्चे मायने में विकास करना ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, बहुत ज़रूरी है। और आज़ादी से आज तक अगर हम देखें, जो समाज लगातार 3-3.5 हज़ार साल तक गुलाम रहा, कोई भी पार्टी सच्चे मायने में उसके विकास के बारे में नहीं सोचती है। और जो आज केंद्र में बैठी सरकार जो आज बातें कर रही है, बात आपका जो दलित वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, उसको समझ में आ रही है कि आपने 106% देखिए जो का बजट किया? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो दलित लोग हैं देश में। और दिल्ली के अंदर
जो सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम दलित है या माइनॉरिटी के बच्चे तो हैं। जो ये बीजेपी महू में एक स्मारक बना रही है, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, लंदन में जाके उनके घर को स्मारक बनाया जा रहा है, या मायावती जी की जो मूर्तियां लगी है नोएडा में, लखनऊ में, आपको लगता नहीं कि दलितों को ये ज्यादा दिखाई देगा कि इन लोगों ने ज्यादा काम किया हमारे नेताओं ने? देखिए, जमीन पे काम करने की जरूरत है। केवल मूर्तियां अगर लगा दी जाएं और उनके विकास के लिए काम ना किया जाए, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। जैसा अभी सुधींद्र जी बोल रहे थे, हमारे त्रिवेदी जी बोल रहे थे, सुधांशु जी, कि इनमें योग्यता की कोई कमी नहीं। आज उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया, जिसमें हमेशा इनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाता गया है। क्योंकि इन्होंने बताया कि रामायण की रचना किसने की, महाभारत की रचना किसने की, भारत के संविधान की रचना किसने की, और पाकिस्तान की संविधान की भी रचना प्रोफेसर जोगिंदर मंडल जी ने की। तो ये इससे ये बात तो साबित होती है इन लोगों में योग्यता की कमी नहीं, केवल अवसर इनको प्रदान नहीं किया जाता। अगर इनको सही मायने में इक्वालिटी बेस पे एजुकेशन दिया जाए, इनके एजुकेशन को सुधार दिया जाए, तो ये लोग, मैं समझता हूँ, राकेश सिन्हा, आप मानेंगे इस बात को, एजुकेशन के जरिए दलितों का उद्धार हो सकता है और आम आदमी पार्टी एक सही रास्ते पर जा रही है? राकेश सिन्हा, फिर रीटा जी आपके पास। देखिए, मुझे दुख किस बात का है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दलितों को एक वोट बैंक के रूप में देख रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा भारत, उन्होंने कहा वी दी पीपुल इसलिए कहा, द इंडियन नेशन नहीं कहा। उन्होंने कहा वी दी पीपुल इसलिए कहा कि भारत में दलितों के साथ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार किया गया, उस बहिष्कार को समाप्त करके समान अधिकार दिया जाए। मैं इनको पता भी है कि आरएसएस का एक एकल विद्यालय है, जो 55,000 एकल विद्यालय है, उस पर कौन पढ़ते हैं? धन्ना सेठ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उस पर दलित, वनवासी और ग्रामवासी पढ़ते हैं। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूं। देखिए, दलितों को की अस्पृश्यता को समाप्त करना ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और आप राजनीति मत कीजिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो नारा दिया, उस नारे के अंतर्गत सभी पार्टियों को शामिल होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा में सभी लोग शामिल हुए थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का दायित्व है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या ना हो। लोकसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव तो बारी बारी होते ही रहेंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के दौर से इस देश को गुजरना है। मुझे लगता है ये एक निर्णायक समय है। इस निर्णायक समय में अपील करता हूं पार्टियों से करें। और अंतिम बात मैं सुधींद्र भदौरिया जी से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जब अंबेडकर का निधन हुआ था तो उनके बैंक में कितना पैसा था, और मायावती जी आज सीबीआई में डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी को लेकर जूझ रही हैं। एक मॉरल लीडरशिप होता, बाबा साहब का एक नैतिक नेतृत्व था, जो नैतिक नेतृत्व मायावती जी के पास नहीं है। रीटा जी, उसके बाद सुधींद्र भदौरिया। रीटा जी, देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ एक लोकतांत्रिक सरकार देना नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का है। और कांग्रेस पार्टी ने निरंतर ये प्रयास किए। आप पिछले मात्र 10 साल के हमारे कार्यों को देख लीजिए, सिर्फ 10 साल के। तो अगर शिक्षा का अधिकार कानून दिया तो सबसे ज्यादा लाभ उसमें गरीबों को, में दलित। अगर हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिया तो कोई दलित परिवार ऐसा नहीं है जो उसमें समायोजित नहीं होगा। अगर हमने एनआरएचएम दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिया, तो उसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो एकदम कोने पे, कहीं हाशिए पे खड़े हुए गरीब को, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आती हैं। अगर हमने जनजातियों को, अगर उनको फॉरेस्ट राइट्स दिए, भूमि का अधिकार दिया, तो उनको ये सारे सशक्तिकरण के माध्यम थे। जो लोग ये कह रहे हैं प्रतिमात्मक बाग, मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्रोफेसर विवेक सिंह ने भी कहा कि मायावती राजनीति पूछना चाहता हूं रीता जी से, आप क्यों इस तरह के मर्सी के शब्द बोल रहे हैं? ये उनका अधिकार है। देखिए रीता जी, एक एक करके बात करें प्लीज। नहीं है, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे उनका मर्सी कर रही है। उनका अधिकार है, हम प्रतिमा नहीं, उनका अधिकार है, आप अधिकार ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं प्रतिमा खड़ा कर देना, पार्टी यदि प्रतिमा खड़ी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, दलितों का अपमान है। बना देना, चिड़िए मत राकेश जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रतीकों से नहीं बनता है। सुधींद्र भदौरिया, रीटा जी की बात पे सुधींद्र भदौरिया रिएक्ट कर रहे हैं। गौतम साहब, फिर आऊंगा मैं आपके पास माफी के साथ। सुधींद्र भदौरिया बोलना चाह, राकेश जी एक एक करके बात करते हैं। रीटा जी, सुधींद्र भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। सुधींद्र भदौरिया, आपने हाथ उठाया था रीटा जी की बात को सुन के। सुधींद्र, देखिए, ऐसा है, बाबा साहब का विचार स्थायी विचार है, समाज बदलाव का और समता मूलक समाज का। पर आजकल मोदी जी हैं जो गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास, अब आया राम गया राम भी उत्तराखंड में इनको देखने को मिल रहा है, हम लोगों को इनके माध्यम से। लेकिन इस बात का क्या जवाब है आपके पास, जो बात सुधांशु जी ने कही पहले, कि आप लोगों ने, यानी बीएसपी ने अपनी पार्टी को, जहां पहले आप मनुवाद के नाम पर ब्राह्मण विरोधी पार्टी के तौर पर खड़ा किया,
फिर सत्ता में आने के लिए आपने उसी मनुवाद के नाम पर ब्राह्मणों को अग्रज वर्ग को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की, और उसके साथ सतीश मिश्रा एक एग्जाम्पल के तौर पर खड़े हुए मायावती के साथ उन तस्वीरों में। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो मनुवादी मानसिकता थी, पुराने सोच की, उसके खिलाफ आंदोलन किया और आज भी आंदोलनरत है। और मैं ये कह दूं कि हम लोगों का समता मूलक समाज में यकीन है, और ये लोग, ये सारे नाम जो आप लेते हैं, आज हमारे इस हिरावल दस्ता के अंदर शामिल हैं और समता मूलक जीवन में समाज की परिवर्तन दिशा में नहीं हम किया लोग यूपी अग्रसर में। हैं, बढ़ रहे हैं। 2% दलितों के भी जीवन में परिवर्तन आपने नहीं किया है। एक सवाल आम आदमी पार्टी के नेता गौतम जी ने उठाया, जिसका जवाब नहीं मिला। गौतम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यूपी के और पंजाब के चुनावों में इस हर अंबेडकर के नाम पर फायदा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, जो आज अंबेडकर के नाम पर इतनी बड़ी पार्टी एक कैंपेन चला रही है? किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जहां मोदी जी लगभग 12-13 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वहां दलितों की जाके स्थिति देखिए, उनके सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पूरे मिशन के ऊपर उन्होंने वहां अपने राज्य के अंदर क्या किया, वो सोच दर्शाती है। 3 बार चुनाव जीता उन्होंने वहां कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि दलितों के बच्चों की वहां पे अलग ड्रेस बना दी। वहां के मंदिरों में, बहुत सारे मंदिर जहां आज भी दलित प्रवेश नहीं कर सकते, यह बड़ी शर्मनाक बात है। केवल बाबा साहेब का नाम लेके चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आज दलित इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको बेवकूफ हमेशा के लिए बनाता रह जा सके। अब दलित समझ गया है। बल्कि मैं रीता जी से एक सवाल पूछना चाहता था, इनसे एक सवाल पूछना, मैं ये जानना चाहता हूँ, रीता जी बताएं कि नो डिटेंशन पॉलिसी किसने और क्यों लागू की? बात बोल रहे हैं। गुजरात के एजुकेशन में नो डिटेंशन पॉलिसी, एजुकेशन में, राकेश जी प्लीज, राकेश जी 1 मिनट दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए, 1 सेकंड दे दीजिए। आप ही से पूछ रहे हैं, आपने कुछ कहा, आप ही की बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको ही मैं एक अवसर दे रहा हूं कि गुजरात के एक मंदिर का नाम बता दीजिए जहां दलितों का प्रवेश निषिद्ध है। एक दूसरा कि गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, वहां के दलितों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश के 22 राज्यों से अधिक है। आप जाकर पहले डाटा देखिए, टेलीविजन पर आकर बिना तथ्य को टेलीविजन पे आने से पहले कई साल गुजरात का दौरा कर चुका हूं। बाबा साहब के बनाए हुए समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा हूँ 8 साल। पूरे देश का दौरा मैं कर चुका हूँ, पूरी स्थिति को अच्छे से जानता हूँ। जो डाटा मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है। आप एक मंदिर का नाम बता दीजिए ना, आपने इल्जाम लगाया। एक मंदिर नहीं है, अनेकों मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं, नहीं अनेकों हैं। और अगर राकेश जी चाहते हैं तो पूरी लिस्ट इनको मैं दे दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं। मैं लेकिन रीता जी से फिलहाल एक महत्वपूर्ण सवाल रीता जी से पूछना चाहता हूँ। ये नो डिटेंशन पॉलिसी कांग्रेस सरकार ने क्यों लागू की, और उसका आज हसर ये है कि दलितों के और गरीबों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? विवेक कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम डिबेट के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि मायावती सबसे अधिक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मानती हैं और उसको अपनाती हैं और उसके जरिए अपनी राजनीति कर रही हैं, और राजनीति करना आपने शुरू में कहा राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे बढ़कर है, क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जब अपने अपने दलित प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है या और तो क्या उनकी मंशा सिर्फ दलित वोट बैंक की होती है और मायावती की वो मंशा नहीं होती है? मायावती भलाई करती हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? कुछ स्टैटिस्टिक भी दे रहे हैं इंप्रूवमेंट के पिछले 10 साल। देखिए, प्राकृतिक अस्मिताओं के जो लीडर होते हैं, प्राकृतिक अस्मिताओं के लीडर जो होते हैं, उनकी प्रकृति स्वतः अपने आप समायोजित कर लेता है उनका जनमानस के अंदर ये लगता ही नहीं है। मायावती जी कुछ कहें या ना कहें, लेकिन उनकी प्राकृतिक अस्मिता लोगों के साथ अपने आप जो है उनके मस्तिष्क में, उनकी साइकोलॉजी में बस जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग चाहे कितना भी बोले, लेकिन जब क्रियान्वित करते हैं किसी भी प्रिंसिपल को, तो उसमें वो प्रतिनिधित्व, मैं बार बार और मैं बड़े अदब से जो है पूछना चाहूंगा, हमारे जो है दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, भाजपा के भी और हमारे संघ के भी प्रवक्ता, सामाजिक परिवर्तन कब होगा? सामाजिक परिवर्तन तब होगा जब व्यक्तियों की भूमिकाएं और उनका स्टेटस बदल जाएगा। आप मुझे यह बताइए कि इस पूरे प्रोग्राम से
दलितों की भूमिकाओं में आने वाले समय में बढ़िया सवाल। दलितों की भूमिकाओं में क्या अंतर होता है? सुधांशु जी, जवाब जब दीजिए। मायावती सरकार में आती है तब वो मिनिस्टर बन करके बाकायदा स्टेटस में जाता है और भूमिका में बदल जाती है उसकी भूमिका। लेकिन आज के सरकार के अंदर कितने ऐसे लोग हैं बढ़िया जो सवाल। स्वच्छंद रूप सुधांशु जी, जवाब से उस दीजिए। भूमिका के अंदर विवेक जी, अपनी माफी के निर्णायक साथ बीच भूमिका में टोक रहा हूं निभा क्योंकि रहे जवाब हैं। लेना पार्टी जरूरी के है। अंदर देख सुधांशु जी, लीजिए, जवाब सरकार दीजिए, के अंदर देख मुझे वाइंड अप लीजिए। भी करना है। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। देखिए विवेक कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बदलाव कब आएगा। मैं मानता हूं बदलाव तब आएगा जब आर्थिक बदलाव भी हो, राजनीतिक बदलाव भी हो और सांस्कृतिक बदलाव भी हो। आर्थिक का मैं उत्तर दे चुका हूं, राजनीतिक में मैं कहना चाहता हूं, बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी किसी दलित को बनाया? हमने बनाया। सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक यह है कि श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जब और हुआ बाद में तो बाद में पहली उसको जेल ईंट करवा दिया आपने, एक उसको छुड़ाने दलित तक से नहीं रखवाई गए आप। गई। देखिए वो जिन्होंने षड्यंत्र रचा, रीता जी से पूछिए ना, उनकी पार्टी ने षड्यंत्र करके उनको जेल में पहुंचाया। तो षड्यंत्र करने वाले ये, बनाने वाले हम। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास में पहली ईंट रखवाने वाले हम। तो अगर हम ये देखें कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए वास्तविकता में किसने किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। और मायावती जी पे सिर्फ एक बात कहूंगा, देखिए राजनीतिज्ञों में दोहरा चरित्र तो बहुत होता है, मगर ऐसा दोहरा चरित्र नजर नहीं आता है कि जो नेता ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेता हो। उस पार्टी का नारा क्या लगाया जाए? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे बड़ा डाइकोटोमी ऑफ द कैरेक्टर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ना बहुत मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब वक्त है एसएमएस के जवाबों को जानने का। हमारा आज का सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या पीएम मोदी का आक्रामक अंबेडकर प्लान दलितों को लुभा पाएगा? हमें हजारों की संख्या में एसएमएस मिले हैं। 75% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 25% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल मैंने ट्विटर पर भी पूछा और उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का अंबेडकर प्लान दलितों को लुभा पाएगा। 71% लोगों ने हाँ कहा, 29 ने नहीं कहा। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो एक लंबा चौड़ा दलित प्रेमी के तौर पर एक प्लान बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी भूमिका उसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है। IBN 7 का दर्शक ये कहता है कि उसमें बीजेपी को सफलता मिल सकती है।